स्वागत। आज हम संचार की दुनिया में मतलब कम्युनिकेशन की दुनिया में एक अहम चर्चा करने वाले हैं। हम अक्सर सोचते हैं ना कि कुछ लोग तो बस पैदाइशी अच्छे वक्ता होते हैं, बातें बनाना आता उन्हें। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूँ कि ये जो प्रभावी ढंग से बात करना, अपनी बात रखना, दूसरों को समझना, ये सब सीखा जा सकता है। मतलब ये कोई ऐसी प्रतिभा नहीं जो बस कुछ लोगों में होती है। ये एक स्किल है, एक हुनर है, जिसे छोटी छोटी रोज की आदतों से सुधारा जा सकता है। हमारे पास इयन टोहॉस्की की किताब है 21 डेज ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इसके कुछ खास हिस्सों पर आज हम बात करेंगे। ये किताब इसी फिलॉसफी पर आधारित है कि रोज की बातचीत में छोटे अहम बदलाव लाकर हम अपने कम्युनिकेशन को बेहतर बना सकते हैं। तो आज हमारा मिशन है इस किताब से कुछ सबसे असरदार तकनीकें और आदतें निकालना और ये समझना कि वो हमारी बातचीत को, हमारे रिश्तों को और हाँ, हमारी प्रभावशालीता को कैसे बदल सकती हैं। और यहाँ ये बात वाकई दिलचस्प हो जाती है। आप सोचिए, सिर्फ सुनने का तरीका बदलने से या बातचीत में सिर्फ एक शब्द, एक छोटा सा शब्द बदलने से पूरी बातचीत का माहौल, उसका नतीजा कैसे बदल सकता है। बिल्कुल। चलिए इसी को आज समझते हैं। तो शुरुआत करते हैं कम्युनिकेशन के सबसे बुनियादी लेकिन शायद सबसे ज्यादा नजरअंदाज किए जाने वाले पहलू से, सुनना। हाँ बिल्कुल। किताब का पहला दिन वो पूरा इसी पर है। लगता है कि सुनना मतलब बस चुप रहो जब तक अपनी बारी ना आए बोलने की। हाँ, लेकिन लेखक बताते हैं कि ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। बिल्कुल। यहाँ लेखक कार्ल रॉजर्स का जिक्र करती हैं, जो एक बहुत प्रभावशाली मनोवैज्ञानिक थे। अच्छा, हाँ, कार्ल रॉजर्स। हाँ, रॉजर्स का मानना था कि जब हमें सच में कोई सुनता है, मतलब बस सुनता है, जब हमें अपनी बात कहने और अपनी फीलिंग्स को बिना रोक टोक के बताने का मौका मिलता है, तो हम अक्सर खुद ही अपनी समस्याओं का हल और अपने विचारों या व्यवहार को बदलने का सबसे अच्छा तरीका ढूंढ लेते हैं। ओह, ये तो बड़ी गहरी बात है। हाँ, तो सुनना सिर्फ इन्फॉर्मेशन लेना नहीं है, ये दूसरे इंसान को समझने, उसके साथ एक इमोशनल कनेक्शन बनाने का जरिया है। ये असल में पर्सनल बदलाव की तरफ पहला कदम हो सकता है, सिर्फ सुनने वाले के लिए नहीं, बोलने वाले के लिए भी। तो किताब एक अच्छा श्रोता बनने के लिए कुछ ठोस मतलब प्रैक्टिकल टिप्स देती है। पहला है बातचीत को जारी रखने के लिए छोटे मौखिक और गैर मौखिक संकेत देना। जैसे बीच बीच में सिर हिलाना या हाँ अच्छा हाँ जैसे छोटे शब्द कहना। ये दिखाता है कि आप ध्यान दे रहे हैं। सही। लेकिन साथ ही ये भी कहा गया है कि चुप्पी से घबराना नहीं है। कभी कभी लोगों को अपनी बात कहने या सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए होता है। बिल्कुल। वो स्पेस देना जरूरी है। हाँ, उन्हें वो खाली जगह देना। हाँ, और ये जो गैर मौखिक संकेत है ना, हाँ, ये खास तौर पर महत्वपूर्ण है। आपकी बॉडी लैंग्वेज, थोड़ा आगे झुकना, आंखों में देखना पर घूरना नहीं। ये सब दिखाता है कि आप पूरी तरह से वहां मौजूद हैं, सुन रहे हैं। और चुप्पी की बात जो आपने की, अक्सर हम असहज होकर उस खामोशी को भरने की कोशिश करते हैं। हाँ बिल्कुल। लेकिन कई बार उसी खामोशी में सामने वाले को अपने विचार स्पष्ट करने का मौका मिलता है। दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट जो किताब उठाती है वो है, उन्हें तब तक बोलने दें जब तक वे अपनी बात पूरी न कर लें, खासकर अगर वे परेशान या गुस्से में हो। ये वाला मुश्किल हो सकता है। मतलब जब कोई बहुत इमोशनल हो तो मन करता है कि बीच में बोलें, सलाह दें या शांत करें। सही कहा। लेकिन जब कोई व्यक्ति बहुत तीव्र भावनाओं से गुजर रहा होता है ना, तो उसे अक्सर बस अपनी भड़ास निकालने की, अपनी बात पूरी तरह से कहने की जरूरत होती है। अच्छा। उसे बीच में टोकना या समाधान देना अक्सर उल्टा असर करता है। वो चाहता है कि उसे सुना जाए, जरूरी नहीं कि समझा जाए, कम से कम उस पल में तो नहीं। जब वो अपनी बात कह लेगा या ले लेगी तो अक्सर खुद ही थोड़ा शांत हो जाता है इंसान, और फिर शायद समाधान पर बात करने के लिए तैयार हो। ठीक है, अगला टिप थोड़ा अलग है। शौकिया मनोवैज्ञानिक बनने से बचना है। मतलब दूसरों की प्रेरणाओं, उनके बर्ताव के पीछे के असली कारणों का अंदाजा लगाने की कोशिश ना करें। जैसे कहना, तुम ऐसा इसलिए कर रहे हो क्योंकि। हाँ, ये बहुत जरूरी है। जब हम ऐसा करते हैं तो हम असल में सुन नहीं रहे होते, हम तो विश्लेषण कर रहे होते हैं, और अक्सर गलत। ये ना सिर्फ दखलंदाजी लगता है, बल्कि सामने वाले को ऐसा महसूस करा सकता है कि आप उसे समझ नहीं रहे, बल्कि उस पर कोई लेबल लगा रहे हैं। हाँ, जज कर रहे हैं। बिल्कुल। इससे बातचीत पटरी से उतर सकती है और भरोसा टूट सकता है। ये कहीं ना कहीं उनकी भावनाओं और अनुभवों का अनादर करने जैसा है। चौथा नुस्खा, ये शायद हम सब कभी ना कभी करते हैं, बिना मांगे सलाह न दें। ओह हाँ। किताब कहती है, अगर सलाह मांगी भी जाए तो भी पहले उनकी प्रतिक्रिया देखें।
अगर उन्हें आपकी सलाह काम की नहीं लग रही तो पीछे हट जाएं। और याद रखें, आपकी सलाह मानना उनके लिए जरूरी नहीं है। ये एक बहुत आम जाल है ना? हमें लगता है कि हम मदद कर रहे हैं, पर अक्सर लोग सिर्फ अपनी बात कहना चाहते हैं। उन्हें समाधान नहीं चाहिए होता, कम से कम आपसे तो नहीं। सही। बिना मांगे सलाह देना ऐसा लग सकता है जैसे आप कह रहे हो, तुम अपनी समस्या खुद हल नहीं कर सकते, मुझे तुमसे बेहतर पता है। ये रिश्ते में एक पावर इम्बैलेंस जैसा बना सकता है। सुनना सहानुभूति दिखाने का तरीका है, पर सलाह देना कई बार नियंत्रण लेने का प्रयास बन सकता है। 5वां टिप सुनने में शायद छोटा लगे, पर है बहुत गहरा। किसी की बातों को सिर्फ दोहराने, मतलब तोते की तरह रटने के बजाय अपने शब्दों में कहें, पैराफ्रेज करें। हाँ। जैसे अगर कोई दोस्त कहता है मैं बहुत अकेला महसूस कर रहा हूं, तो सिर्फ ये कहने के बजाय कि तुम अकेला महसूस कर रहे हो, आप कह सकते हैं तो तुम्हें ऐसा लग रहा है कि आजकल लोगों से उतना जुड़ाव महसूस नहीं हो रहा है। बिल्कुल, तोते की तरह दोहराना बड़ा मैकेनिकल और बनावटी लग सकता है। हाँ। लेकिन जब आप उनकी बात को अपने शब्दों में ढालते हैं, तो ये दिखाता है कि आपने न सिर्फ सुना है, बल्कि उनकी बात के मतलब को समझने की कोशिश भी की है। ये कन्फर्म करता है कि आप उनकी बात समझ गए हैं और उन्हें अपनी बात को और साफ करने का मौका भी देता है अगर आपकी समझ सही नहीं है। ये एक्टिव लिसनिंग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। और छठा आखिरी टिप सुनने पर है। अपनी धारणाओं की जांच करें। मतलब हम सब दुनिया को अपने अनुभवों, अपनी मान्यताओं के चश्मे से देखते हैं। बिल्कुल। तो अपनी भावनाओं या विचारों को दूसरों पर ना थोपें। उनसे पूछें कि स्थिति उनके लिए व्यक्तिगत रूप से क्या मायने रखती है। यही तो सहानुभूति का मूल है, ये मानना कि आपका अनुभव ही एकमात्र सच नहीं है। जब कोई अपनी कहानी सुना रहा हो, तो अपने नतीजे पर कूदने के बजाय उनसे सवाल पूछें। ऐसे सवाल जो आपको उनकी स्थिति बेहतर समझने में मदद करें। जैसे, जब ऐसा हुआ तो तुम्हें कैसा लगा, या तुम्हारे लिए इसका क्या मतलब है? ये उन्हें अपनी कहानी का मालिक बनाता है। तो संक्षेप में कहें, ये छोटे छोटे बदलाव, ध्यान देने के संकेत देना, पूरी बात सुनने देना, विश्लेषण से बचना, बिन मांगी सलाह न देना, अपने शब्दों में कहना और अपनी धारणाओं पर सवाल उठाना। हाँ। ये सुनने को एक पैसिव काम से एक एक्टिव सहानुभूति वाला संवाद बना सकते हैं। ये वास्तव में रिश्तों को गहरा और मजबूत बना सकता है। बिल्कुल। किताब में एक अभ्यास का सुझाव भी है। किसी ऐसे दोस्त या रिश्तेदार को फोन करें जिनसे आपने कुछ समय से बात नहीं की है, और जानबूझकर इन सुनने के कौशलों का अभ्यास करें। देखें कि बातचीत कैसी लगती है। सुनने की कला पर इतनी गहराई से बात करने के बाद अब उन शब्दों पर ध्यान देते हैं जिनका हम इस्तेमाल करते हैं। ये कितना दिलचस्प है कि कैसे लेकिन, और अभी तक जैसे छोटे, बिल्कुल छोटे शब्द हमारी बातचीत के फ्लो पर और हमारी अपनी मानसिकता पर भी इतना बड़ा असर डाल सकते हैं। ये किताब के डे 5 का फोकस है। लेकिन मुझे उड़ने से डर लगता है। यहाँ लेकिन क्या करता है? वो डर को एक बड़ी बाधा बना देता है, जो शायद छुट्टी की इच्छा को ही दबा दे। सही कहा। लेकिन एक तरह का विरोधाभास, एक कॉन्ट्राडिक्शन खड़ा कर देता है। किताब का सुझाव है कि लेकिन को और से बदलने की कोशिश करें। हाँ। तो वही वाक्य बन जाता है, मुझे छुट्टी पर जाना पसंद है और मुझे उड़ने से डर लगता है। ये सुनने में शायद बहुत बड़ा बदलाव न लगे, पर इसका असर अलग है। ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि दोनों बातें एक साथ सच हैं। इच्छा भी है और डर भी है। अच्छा। ये डर को एक ऐसी समस्या के रूप में पेश करता है जिसे शायद हल किया जा सकता है, बजाय इसके कि वो एक फाइनल रुकावट हो। और दोनों सच्चाइयों को स्वीकार करता है और संभावनाओं के लिए दरवाजा खुला रखता है। ये मानसिकता को या तो ये या वो वाली सोच से हटाकर ये और वो दोनों वाली सोच की तरफ ले जाता है, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए ज्यादा मददगार है। इसी तरह एक और छोटा शब्द है, अभी तक, यट। लेखक बताते हैं कि कैसे ये नेगेटिव वाक्यों को उम्मीद में बदल सकता है। हाँ। जैसे, मैं ये काम नहीं कर सकता कहने के बजाय अगर आप कहें मैं ये काम अभी तक नहीं कर सकता, तो इसमें क्या अंतर आता है? बहुत बड़ा अंतर। मैं नहीं कर सकता एक फाइनल स्टेटमेंट लगता है, जैसे क्षमता की कमी है। लेकिन मैं अभी तक नहीं कर सकता, ये संकेत देता है कि ये स्थिति परमानेंट नहीं है। ये संभावना जताता है कि भविष्य में सीखना या सुधारना संभव है। ये सीधे तौर पर ग्रोथ माइंडसेट से जुड़ता है। वो सोच जहां हम मानते हैं कि हमारी क्षमताएं पत्थर की लकीर नहीं है, बल्कि मेहनत और अभ्यास से विकसित हो सकती हैं। वो विकास वाली मानसिकता। बिल्कुल। अभी तक शब्द उस विकास की संभावना को जिंदा रखता है। ये सकारात्मकता और आगे बढ़ने की क्षमता का एहसास कराता है। ये तो हुई छोटे शब्दों की बात।
किताब में डे 21 पर एक और दिलचस्प नुक्ता है, क्लिशे, मतलब घिसे पिटे मुहावरों से बचना। हाँ, क्लिशेज। जैसे एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स या व्हाट डजंट किल यू मेक्स यू स्ट्रॉन्गर। लेखक क्यों कहते हैं इनसे बचने के लिए? क्योंकि ये वाक्यांश इतने ज्यादा इस्तेमाल हो चुके हैं कि वे अपना अर्थ और प्रभाव खो चुके हैं। वो अक्सर बातचीत में खाली जगह भरने या सोचने से बचने का एक तरीका बन जाते हैं। अच्छा। जब आप क्लिच का इस्तेमाल करते हैं तो ऐसा लग सकता है कि आप असल में उस स्थिति के बारे में गहराई से नहीं सोच रहे हैं, बस एक तैयार जवाब दे रहे हैं। ओरिजिनलिटी महत्वपूर्ण है। अपनी बात को सरल, सीधी और अपनी भाषा में कहना ज्यादा असरदार और यादगार होता है। ये दिखाता है कि आप बातचीत में सक्रिय रूप से शामिल हैं और एक मौलिक विचारक हैं। तो अभ्यास के तौर पर हम अपनी बातचीत में ध्यान दे सकते हैं कि हम कितनी बार लेकिन का इस्तेमाल करते हैं और क्या उसे और से बदला जा सकता है। हाँ, अच्छा आइडिया है। नेगेटिव बयानों के अंत में अभी तक जोड़कर देख सकते हैं कि कैसा महसूस होता है, और ये भी देख सकते हैं कि हम कितनी बार क्लिच का सहारा लेते हैं और क्या हम उसकी जगह कुछ ज्यादा ओरिजिनल कह सकते हैं। बिल्कुल। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और मुश्किल बातचीत यानी डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशंस के क्षेत्र में कदम रखते हैं, खासकर तब जब हमें किसी के व्यवहार पर फीडबैक देना हो या किसी बात पर असहमति जतानी हो। किताब डे 12 में एक बहुत ही महत्वपूर्ण नियम बताती है, व्यक्ति के कैरेक्टर पर हमला करने के बजाय उसके स्पेसिफिक व्यवहार पर ध्यान केंद्रित करें। ये सुनने में आसान लगता है, पर व्यवहार में लाना थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है। ऐसा क्यों जरूरी है? ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये सामने वाले को तुरंत डिफेंसिव होने से रोकता है। जब हम किसी के चरित्र पर टिप्पणी करते हैं, जैसे कहना तुम बहुत आलसी हो या तुम हमेशा देर करते हो, तुम्हें किसी की परवाह नहीं, हाँ, तो ये एक पर्सनल अटैक बन जाता है। लोग स्वाभाविक रूप से अपने चरित्र का बचाव करने लगते हैं, बहस करने लगते हैं कि वो वास्तव में कैसे हैं। सही। बातचीत का मुद्दा पीछे रह जाता है और ये एक व्यक्तिगत लड़ाई बन जाती है। बिल्कुल, और फिर समाधान तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है। तो विकल्प क्या है? किताब कहती है व्यवहार पर ध्यान केंद्रित करो। इसके कुछ उदाहरण भी दिए गए, जैसे एक टीनेजर जिसका कमरा गंदा है। हाँ, उसे तुम आलसी हो कहने के बजाय किताब सुझाव देती है कि कहें तुम्हारा कमरा गंदा है और उसे साफ करने की जरूरत है। ये एक फैक्ट है, व्यवहार का वर्णन है। ठीक है। फिर आप उम्मीद और परिणाम जोड़ सकती हैं। मुझे उम्मीद है कि तुम इसे वीकेंड तक साफ कर लोगे, वरना तुम्हें फ्राइडे रात कार इस्तेमाल करने की परमिशन नहीं मिलेगी। यहाँ ध्यान दीजिए, व्यवहार गंदा कमरा, जरूरत सफाई, उम्मीद वीकेंड तक, परिणाम कार नहीं। ये स्पष्ट है, सीधा है और कैरेक्टर पर हमला किए बिना है। एक और उदाहरण देर से आने वाले कर्मचारी का है। उसे ये कहने के बजाय कि तुम्हें अपनी नौकरी की परवाह नहीं है, जो कि फिर से चरित्र पर एक अनुमान है, बेहतर है फैक्ट्स पर टिके रहना। आप कह सकती हैं, मैंने देखा है कि आप पिछले 2 हफ्तों में 3 बार मीटिंग के लिए देर से आई हैं। ये स्पेसिफिक व्यवहार है। फिर पॉलिसी या अपेक्षा बताएं। टीम के प्रभावी ढंग से काम करने के लिए समय पर आना महत्वपूर्ण है। और फिर परिणाम, यदि आप फिर से देर से आती हैं तो हमें डिसिप्लिनरी एक्शन के बारे में सोचना होगा, जैसे कि एक रिटन वार्निंग। ये अप्रोच प्रोफेशनल है, निष्पक्ष है और प्रॉब्लम सेंटर्ड है, पर्सन सेंटर्ड नहीं। और ये तरीका डे 9 के सिद्धांत से भी जुड़ता है, पॉइंट स्कोर करने की कोशिश बंद करें। हाँ, बिल्कुल। यानी किसी बहस या असहमति में सिर्फ अपनी बात सही साबित करने या जीतने की कोशिश करने के बजाय रिश्ते को बनाए रखने या समझने पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। अक्सर हम बहस जीतने के चक्कर में पड़ जाते हैं। बिल्कुल। और जब हमारा लक्ष्य जीतना बन जाता है तो हमारा दिमाग लॉजिकल सोच से हटकर लड़ो या भागो वाले मोड में चला जाता है। हाँ, फाइट और फ्लाइट। हाँ, हम सबूतों को निष्पक्ष रूप से देखने के बजाय अपने बचाव या हमले पर ध्यान केंद्रित करने लगते हैं। हो सकता है आप बहस जीत भी जाएं, लेकिन अगर इस प्रक्रिया में आपने दूसरे व्यक्ति को नीचा दिखाया, अपमानित किया या अनसुना महसूस कराया,
तो रिश्ता खराब हो सकता है। तो वो जीत किस काम की? वही, क्या वो जीत वास्तव में सार्थक थी? लंबे समय के रिश्तों में, चाहे वो पर्सनल हो या प्रोफेशनल, आपसी समझ और सम्मान बनाए रखना अक्सर किसी एक आर्ग्यूमेंट को जीतने से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो यहाँ अभ्यास ये हो सकता है कि हाल में हुई किसी ऐसी घटना के बारे में सोचें जहां आपको किसी के व्यवहार से ठेस पहुंची हो, और मनी मन अभ्यास करें कि आप उनसे उनके चरित्र पर टिप्पणी किए बिना सिर्फ उनके व्यवहार के बारे में कैसे बात कर सकते थे। या अगली बार जब किसी से असहमति हो तो जानबूझकर बहस जीतने के बजाय ये समझने पर ध्यान केंद्रित करें कि सामने वाला ऐसा क्यों सोच रहा है या महसूस कर रहा है। देखें कि इससे बातचीत का रुख कैसे बदलता है। हाँ, ये बहुत अच्छा अभ्यास है। अंत में अब देखते हैं कि कम्युनिकेशन का उपयोग पॉजिटिवली संबंध बनाने और उन्हें मजबूत करने के लिए कैसे किया जा सकता है। किताब डे 8 और डे 17 में 2 बहुत ही सरल लेकिन शक्तिशाली आदतों पर जोर देती है: धन्यवाद कहना और सलाह मांगना। शुरुआत धन्यवाद से करते हैं। ये तो हम सब करते हैं, इसमें क्या खास है? खास है तरीका। डे 8 कृतज्ञता व्यक्त करने पर है। ये रिश्तों की नींव है। ये दिखाता है कि आप दूसरे व्यक्ति के प्रयासों को देखते हैं और महत्व देते हैं। हाँ, किताब का सुझाव है कि सिर्फ धन्यवाद या थैंक यू कह देना काफी नहीं है। ज्यादा प्रभावशाली तब होता है जब आप स्पष्ट रूप से बताते हैं कि आप किस चीज के लिए आभारी हैं। अच्छा, मतलब स्पेसिफिक होना चाहिए। बिल्कुल। जैसे अगर कोई सहकर्मी आपकी गैर मौजूदगी में मीटिंग के नोट्स ले लेता है, तो सिर्फ धन्यवाद कहने के बजाय कहें, अरे वाह, मेरे लिए इतने डिटेल्ड नोट्स बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इससे मुझे मीटिंग में क्या हुआ ये समझने में बहुत मदद मिली। हाँ, ये ज्यादा पर्सनल और सच्चा लगता है। किताब में और क्या सुझाव हैं कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए? कुछ और बातें भी हैं, जैसे उनकी मदद का बदला चुकाने की पेशकश करना। भले ही वे मना कर दें, मैं ये एहसान कैसे चुका सकता हूँ, या अगली बार मुझे बताना अगर मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकूं। और जब कोई आपकी तारीफ करे तो उसे विनम्रता से स्वीकार करना सीखें। धन्यवाद, मुझे खुशी है कि आपको ये पसंद आया, या धन्यवाद, आपकी प्रशंसा मेरे लिए मायने रखती है, बजाय इसके कि आप उसे तुरंत खारिज कर दें। अरे नहीं, ये तो कुछ भी नहीं था। हाँ, ये हम करते हैं अक्सर। हाँ, कृतज्ञता व्यक्त करना सिर्फ रिश्तों के लिए ही नहीं, हमारे अपने मेंटल हेल्थ के लिए भी फायदेमंद है, जैसा कि कई रिसर्च बताती हैं। ये तो हुई धन्यवाद की बात। दूसरी आदत है सलाह मांगना, डे 17। ये थोड़ा अजीब लग सकता है। सलाह मांगना संबंध कैसे बनाता है? ये 2 तरह से काम करता है। पहला, जाहिर है आपको नई जानकारी या नजरिया मिलता है, आप सीखते हैं। हाँ। और मूल्यवान महसूस कराता है। अच्छा। जब आप किसी से सलाह मांगते हैं तो आप अनकहे रूप में कह रहे होते हैं कि आप उनके ज्ञान, अनुभव और निर्णय का सम्मान करते हैं। ये विश्वास बनाने का एक शक्तिशाली तरीका है, लेकिन इसे सही तरीके से करना महत्वपूर्ण है ताकि ये बोझ या अनुचित ना लगे। हाँ, किसी से यूं ही सलाह मांग लेना शायद उतना प्रभावी ना हो। तो किताब प्रभावी ढंग से सलाह मांगने के लिए क्या तरीका बताती है? इसमें कई स्टेप शामिल लगते हैं। बिल्कुल, लेखक एक व्यवस्थित तरीका सुझाती हैं। पहला, अपना उद्देश्य स्पष्ट करें। आप वास्तव में क्या जानना या समझना चाहते हैं। ठीक है। दूसरा, उन्हें कॉन्टेक्स्ट दें। आप उनसे ही क्यों पूछ रहे हैं, उनकी कौन सी विशेषज्ञता या अनुभव आपके लिए प्रासंगिक है। तीसरा, बताएं कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं, आपका स्पेसिफिक लक्ष्य क्या है जिसके लिए आप सलाह ले रहे हैं। चौथा, और ये महत्वपूर्ण है, उन्हें बताएं कि आप इस दिशा में पहले से क्या प्रयास कर चुके हैं। ओह, ये जरूरी है। हाँ, ये दिखाता है कि आपने अपना होमवर्क किया है और आप उनका समय बर्बाद नहीं कर रहे हैं। ये तो 4 हो गए, और क्या है? 5वां, ईमानदारी से उनकी प्रशंसा करें, लेकिन चापलूसी से बचें। बताएं कि आप उनके किस गुण या उपलब्धि की वजह से उनसे सलाह मांग रहे हैं। 6, यदि संभव हो तो किसी आपसी परिचित का उल्लेख करें या उनसे मिली इंसाइट शेयर करें अगर ये प्रासंगिक हो। 7वां, उनके कम्युनिकेशन के लहजे और शैली का पालन करने की कोशिश करें, खासकर अगर आप लिखित रूप में सलाह मांग रहे हैं, जैसे ईमेल में। और अंत में सबसे जरूरी, हमेशा धन्यवाद कहें, चाहे उनकी सलाह आपके काम आए या ना आए। उन्होंने अपना समय और विचार आपको दिए, इसका सम्मान करें। वाह, ये तो सलाह मांगने का पूरा विज्ञान है। ये सिर्फ क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं कहने से कहीं ज्यादा है। निश्चित रूप से ये कदम सुनिश्चित करते हैं कि आप सम्मानजनक तरीके से संपर्क कर रहे हैं, दूसरे व्यक्ति के समय और विशेषज्ञता को महत्व दे रहे हैं।
ये सिर्फ जानकारी निकालने का लेन देन नहीं है, बल्कि ये सम्मान और विश्वास पर आधारित संबंध बनाने का एक अवसर भी है। तो अभ्यास के लिए आज हम किसी को खास तौर पर धन्यवाद दे सकते हैं, ये बताते हुए कि हम उनकी किस बात के लिए आभारी हैं, हाँ, या फिर किसी ऐसे व्यक्ति की पहचान कर सकते हैं जिनका हम सम्मान करते हैं और उनसे सलाह मांगने के लिए इन युक्तियों का उपयोग करके एक रिक्वेस्ट तैयार करने का अभ्यास कर सकते हैं। बहुत अच्छा। तो इस पूरी बातचीत से इयान टुहोव्स्की की किताब के इन अंशों से हमने क्या सीखा? मेरे लिए सबसे बड़ी बात यह है कि प्रभावी संचार कोई रहस्यमयी चला या जादू नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये सचेत, जानबूझकर विकसित की गई आदतों का नतीजा है। गहराई से और सहानुभूति से सुनना, सोच समझकर अपने शब्दों का चयन करना, प्रतिक्रिया देते समय व्यवहार पर ध्यान केंद्रित करना और कृतज्ञता व्यक्त करने और दूसरों के ज्ञान की तलाश के माध्यम से सकारात्मक संबंध बनाना। बिल्कुल। और जैसा कि किताब का शीर्षक 21 डेज सुझाता है, ये अभ्यास के महत्व पर जोर देता है। हालांकि आजकल रिसर्च बताती है कि कोई भी नई आदत पूरी तरह से बनने में 21 दिन से कहीं ज्यादा, औसतन 66 डेज या शायद उससे भी ज्यादा समय लग सकता है। अच्छा, 66 डेज। हाँ, लेकिन मूल संदेश वही है, निरंतरता महत्वपूर्ण है। रोजाना छोटा सचेत प्रयास करना, चाहे इन कुछ पॉइंट्स पर ही क्यों ना हो, वास्तविक अंतर ला सकता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि शुरुआत करें और अभ्यास करते रहें। सही। कम्युनिकेशन एक मांसपेशी की तरह है। आप जितना अधिक इसका सही ढंग से उपयोग करते हैं, ये उतना ही मजबूत होता जाता है। और अब सबके लिए सोचने के लिए एक अंतिम विचार। संचार सिर्फ जानकारी का आदान प्रदान नहीं है। यह वो तरीका है जिससे हम अपने रिश्तों को, अपनी धारणाओं को और असल में अपनी दुनिया को आकार देते हैं। तो आज आप अपनी बातचीत में वो कौन सा एक छोटा, सचेत बदलाव लाएंगे जिसका सबसे बड़ा असर हो सकता है?